RAS मेंस 2022 के लिए होंगे। अब दोस्तों आपको बता दूं, हिस्ट्री विषय के प्रश्न है वो प्रश्न पत्र फर्स्ट में पूछे जाते हैं और इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है, खंड ए, खंड बे और खंड से, यानी राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास और आधुनिक विश्व का इतिहास। अब दोस्तों इसमें ये 75 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 तो 10 नंबर हो गए, और 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 तो 25 हो गए, और 10 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 40, तो कुल मिला के 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यानी 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन तो आधुनिक भारत से ही पूछे जाते हैं। लगभग तय है कि आधुनिक भारत से ही क्वेश्चन आते हैं, तो 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं, और 10-10 नंबर के, यानी 10 नंबर का 1 क्वेश्चन आप यहाँ से मान सकते हो और 10 नंबर का 1 क्वेश्चन आप यहाँ से मान सकते हो, ये तय है। और एक 2 नंबर का क्वेश्चन, यानी लगभग 12 या 14 नंबर के बीच में आधुनिक विश्व का इतिहास के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो 10 नंबर का होता ही है, और एक 2 नंबर का या 2 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, और बाकी लगभग पोर्शन है वो हिस्ट्री विषय, यानी हिस्ट्री के लगभग है वो 20 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 10 नंबर का तो 1 क्वेश्चन मिलता है, और बाकी 10 नंबर के और 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण। तो क्रिप्स मिशन असफल क्यों रहा, उसके कारण हमें बताने हैं। तो भारतीय आकांक्षाओं के संदर्भ में सुझाव की क्या थी, इसमें अपर्याप्तता थी। ब्रिटिश सरकार की फिरंगी नीति, यानी ब्रिटिश सरकार की फिरंगी नीति ये थी कि इसमें यह नहीं कहा गया कि भारत को स्वतंत्रता कब देनी है, तो ये किस प्रकार की नीति थी, फिरंगी नीति थी। कांग्रेस द्वारा क्रिप्स मिशन को क्या करना, अस्वीकार करना। यूएसए के ब्रिटिश राजदूत हैलिफैक्स का भाषण, जिसमें कांग्रेस की आलोचना की गई और कुछ भद्दी गालियां भी इसमें दी गई, यानी जो हैलिफैक्स का भाषण था उसमें विभिन्न प्रकार की कांग्रेस की आलोचना की गई, जिससे कांग्रेसवासी क्या हो गए, नाराज हो गए। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने की व्यवस्था, यानी भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया और पूर्ण स्वतंत्रता ने दी गई। इसी कारण से क्रिप्स मिशन क्या रहा, असफल रहा, और भारतीयों ने इसका क्या किया, विरोध किया। प्रांतों को भारतीय संघ से पृथक होने तथा पृथक संविधान निर्माण का अधिकार दिया जाना राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के क्या था, विपरीत था। यानी प्रांतों को भारतीय संघ से क्या होना करना, पृथक होने तथा पृथक संविधान निर्माण का अधिकार दिया जाना, यानी संविधान निर्माण का है वो पृथक अधिकार दिया गया। ये क्या था, राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के खिलाफ था। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में यह स्पष्ट नहीं था कि सत्ता के हस्तांतरण संबंधी प्रावधानों को कौन लागू करेगा और इनकी व्याख्या कौन करेगा, यानी कुछ भी स्पष्ट नहीं था। इस कारण से क्रिप्स मिशन क्या रहा, असफल रहा। अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर के बारे में हमें बताना है। तो निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था, लगभग 1238 से 1264 के बीच में, यानी 1238 से 64 में इनका निर्माण पूर्ण हो गया था। गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव प्रथम। आप ये याद रखेंगे कि कौन से शासक थे, नरसिंह देव प्रथम। कौन सा वंश था, गंग वंश के शासक थे और नरसिंह देव प्रथम थे। ये मंदिर पूरी उड़ीसा के पूरी शहर के पास स्थित है, और ये किस प्रकार का दिखाई देता है, यानी पूरी तट पे है, तो यहाँ पे ये झूलता हुआ पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है। ये मंदिर गंग वंश के वैभव, स्थापत्य, मजबूत और स्थिरता के साथ साथ ऐतिहासिक परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करता है। सूर्य देवता के रथ का प्रदर्शन करता ये मंदिर स्वर्ग में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले जैसे प्रतीत होता है। तो पहिए कितने, दोनों ओर, यानी 12 पहिए। तो 12 और 12 कितने हो गए, 24 पहिए। तो ये 24 पहिए हैं दोस्तों, वो 24 घंटे का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 7 घोड़े हैं वो 7 सप्तों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी 7 घोड़े हैं वो सप्ताह, यानी 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मंदिर कलिंग वास्तुकला की उपलब्धि का सर्वोच्च बिंदु है, जो अनुग्रह, खुशी और जीवन के लेख को दर्शाता है। इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जहाज़ों को किनारे की ओर आकर्षित करता और उससे क्या करता है, नष्ट कर देता है। यानी जहाज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उन्हें क्या कर देता, नष्ट कर देता है। और ब्लैक पगोड़ा किसने कहा है, जो समुद्र की यात्रा करते थे उन्होंने इसे ब्लैक पगोड़ा नाम दिया है। 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। राष्ट्रीय फ्रेमवर्क संरक्षण के अंतर्गत पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 तथा 1959 के नियमों द्वारा इसे संरक्षण प्राप्त है।
हाल ही के वर्षों में यानी वर्तमान 2021 में 100% सोलराइजेशन की योजना का शुभारंभ इस मंदिर में किया गया, यानी 100% सोलराइजेशन की योजना का शुभारंभ है कोणार्क के सूर्य मंदिर में किया गया। तीसरा क्वेश्चन है धोलावीरा सभ्यता किस कारण में चर्चा में रही, क्योंकि इसे अभी हाल ही के अंदर है ना वो विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। यह सभ्यता गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल है। कर्क रेखा पर स्थित ये सभ्यता है, यानी धोलावीरा सभ्यता है वो कर्क रेखा पर स्थित है। खोज करता है जगपति जोशी 1967-68 में, और विस्तृत उत्खनन किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में किया था। इसकी विशेषताएं हैं सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। संपूर्ण सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। एकमात्र सिंधु सभ्यता स्थल जहाँ से त्रिस्तरीय नगर यानी दुर्ग भाग, निचला भाग और मध्य भाग मिला है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है 2021 में। और भारत का कौन सा स्थल बन गया है ये, यानी भारत के 40 स्थल है वो विश्व विरासत सूची में शामिल हो गए हैं। और 39वां कौन सा था, यानी रामप्पा मंदिर और धोलावीरा सभ्यता को साथ में शामिल किया गया। तो रामप्पा मंदिर और धोलावीरा सभ्यता है और रामप्पा 39 और धोलावीरा 40वां स्थल बना। अब दोस्तों सिंधु सभ्यता का भारत में एकमात्र ऐसा स्थल है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है, वो है धोलावीरा। स्टेडियम के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी लिपि में निर्मित 10 बड़े पत्थरों के शिलालेख यहाँ से मिले हैं। शायद ये दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड है। 2 बहुउद्देशीय मैदान, एक तो उत्सव हेतु और एक बाजार हेतु बनाए गए मिले हुए हैं। और बाहरी किलेबंदी के अवशेष, बौद्ध स्तूप जैसी अर्धगोलाकार संरचनाओं के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। पूना समझौता एवं गांधी इरविन समझौते के बारे में हमें बताना है। तो मदन मोहन मालवीय और एसी रजाक जैसे नेताओं के प्रयास से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, उसे पूना समझौता कहा गया। इस समझौते के द्वारा दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, तथा प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 147 सीटें आवंटित की गई। इसके द्वारा प्रशासनिक सेवाओं में दलित वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने को कांग्रेस ने क्या किया? स्वीकार किया, यानी दलित वर्ग के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सेवाओं में, प्रशासनिक सेवाओं में दलित वर्ग को आरक्षण दिया गया। अगला है गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को हुआ था। और दोस्तों किस कारण से ये समझौता हुआ? तो सैन्य अवज्ञा आंदोलन से ये समझौता संबंधित है, क्योंकि 6 अप्रैल 1930 को जब नमक कानून तोड़ा गया, उसी के विरोध में सैन्य अवज्ञा आंदोलन हुआ था और उसी के बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। उस समझौते में क्या क्या बातें हुई वो हम पढ़ेंगे। तो गांधी एवं वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ। इस समझौते के तहत हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। जो सैन्य अवज्ञा आंदोलन में जो भी राजनीतिक बंदी थे उन्हें पकड़ा गया, उन्हें रिहा कर दिया, और जो हिंसा कर रहे थे उन्हें छोड़ा नहीं गया। भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को बहाल कर दिया गया। आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति को वापस की जाएगी। भारतीय शराब व विदेशी कपड़ों की दुकान के सामने धरना दे सकते हैं। यह समझौता सैन्य अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। 6 अप्रैल 1930 को यह शुरू हुआ था और नमक कानून तोड़कर यह आंदोलन शुरू हुआ था, सैन्य अवज्ञा आंदोलन। अगला है तुरा कलंगी ख्याल, राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन है। तो मेवाड़ के शाह अली व तुकनगीर नामक संत पीरों ने 400 वर्ष पूर्व तुरा कलंगी की रचना की थी। तुरा शिव का और कलंगी पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुकनगीर तुरा के साथ शाह अली कलंगी के पक्षधर थे। इनके शिव और शक्ति संबंधी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम काव्यमय रचनाएं थी, जिन्हें दंगल के नाम से जाना जाता था। ये आप याद रखेंगे, जो रचनाएं थी यानी शिव और शक्ति संबंधी जो भी विचार थे लोगों के मध्य पहुंचाने के लिए जो रचनाएं रची जाती थी उन्हें क्या किस नाम से? दंगल नाम से जाना जाता। इसके संवादों को बोल कहते हैं और ये काव्यात्मक होते हैं। तुरा कलंगी के सर्वोत्तम खेले गए ख्याल का नाम तुरा कलंगी ख्याल था। अब दोस्तों इसकी प्रकृति है वो किस प्रकार की है? तो प्रकृति है वो गैर व्यावसायिक है। चंग इसका प्रमुख वाद्य है और
खेल का प्रमुख केंद्र कौन कौन सा है? गोसुंडी, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, ये सभी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। नीमच है MP। और कलाकार सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीर बेग, ताराचंद और ठाकुर ओंकार सिंह हैं, वो इसके प्रसिद्ध कलाकार थे। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, औद्योगिक क्रांति के लाभ बताने हैं। तो औद्योगिक क्रांति के कारण यानी हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, इसके लाभ हुए, हानियाँ भी। अगले जो भी वीडियो होगा उसमें हम आपको औद्योगिक क्रांति की हानि के बारे में बताएंगे। कम समय और कम कीमत पर अधिक उत्पादन की संभावना में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। क्यों? मशीनों का विकास होने से कम समय में ज़्यादा उत्पादन होने लगा। यातायात के साधन तीव्र गति से विकास हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार वाणिज्य की संभावनाओं में बढ़ोतरी हुई। निम्न वर्ग जैसे श्रमिक मजदूरों के जीवन स्तर में क्या हुआ? सुधार हुआ। विज्ञान के क्षेत्र के विकास में तीव्र विकास हुआ। कृषि में सुधार, यंत्रीकरण से उत्पादन में वृद्धि, सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि, नगरों का विकास, नगरों में जनसंख्या वृद्धि, नए उद्योगों की स्थापना। आज का लास्ट क्वेश्चन है रामप्पा मंदिर के बारे में। अब दोस्तों, रामप्पा मंदिर जिसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर है। दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य में स्थित यह मंदिर है। प्रमुख देवता कौन है? रामलिंगेश्वर स्वामी। निर्माण कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में काकतीय राजा गणपति देव के सेनापति रला रुद्र द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। वर्ष 2021 में विश्व विरासत स्थलों की सूची में इसे शामिल कर लिया गया है और भारत का 39वां विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला स्थल है। यह मंदिर काकतीय शैली, भूमध्य व वेसर शैली का बना हुआ है। विशेषताएं बताई जाए, विशेषताएं कौन कौन सी है? यह मंदिर काकतीय मूर्तिकला का प्रभावों को दर्शाता है, जिसमें अद्भुत शिल्पकला, तकनीकी और विशिष्ट शैली का प्रभाव दिखाई देता है। मंदिर का फर्श है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। खंभे बेसाल चट्टानों के बने हुए हैं। मंदिर का निचला हिस्सा लाल बुलवा पत्थरों से बना हुआ है और सफ़ेद गोपुरों में वो हल्की ईंटों से बना हुआ है। इस कारण ये मंदिर पानी में तैरता हुआ प्रतीत होता है। यह मंदिर 6 फीट ऊंची एक तारेनुमा संरचना के ऊपर बना हुआ है, जिसकी नींव सैंडबॉक्स तकनीकी के साथ रखी गई है। यूरोपीय यात्री ने इस मंदिर को दक्कन के मध्ययुगीन मंदिर की आकाशगंगा में सबसे चमकीले तारे के रूप में वर्णित किया है।